Hello students, welcome to the class. +1 Physics Unit 7 Properties of Bulk Matter. Today's topic is Equation of Continuity. तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी करने के लिए हम कंसिडर कर लेते हैं बेटा अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड फ्लोइंग स्टेडली between the section A and B of a pipe of varying cross section. यहाँ पे हमारे पास एक पाइप है जिसका इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो A1 है और इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो A2 है। मान लीजिए जब लिक्विड एंटर करता है इस पाइप में तो थ्रू दिस एंड यानी कि A एंड पे जब एंटर करेगा वो V1 वेलोसिटी से एंटर करता है और जब इस सेक्शन में से लिक्विड जाता है तो वो V2 वेलोसिटी से जाता है। तो मान लीजिए सबसे पहले बेटा जो लिक्विड है यहाँ पे एंटर कर रहा है, मान लीजिए उसने डेल्टा T टाइम लिया A से A डैश तक पहुंचने के लिए। तो A से A डैश कितना डिस्टेंस कवर किया उसने? V1 इंटू डेल्टा टी यानी कि वेलोसिटी इंटू टाइम विच इज डिस्टेंस। इसी तरह से बेटा अगर हम मान लेते हैं इस तरफ B से B डैश जाने के लिए लिक्विड डेल्टा T टाइम लेता है V2 वेलोसिटी से जाता है तो यहाँ पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया? V2 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखते हैं बेटा मास कितना एंटर करेगा इसमें और कितना मास लीव करेगा लिक्विड के सिस्टम में। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मास को हम इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड डेंसिटी कैसे लिखते हैं। वैसे तो ये हमने पहले भी बहुत बार किया है पर हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। मास जो होता है बेटा वो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, अगर हम इस केस में वॉल्यूम की बात करें तो इस केस में वॉल्यूम कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरफ कितना है? A1। डिस्टेंस कितना है इस तरफ? V1 इंटू डेल्टा टी। तो हम इसको पहले जर्नल टर्म में लिख लेते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल टू हमारे पास हो गया बेटा एरिया इंटू डिस्टेंस इंटू डेंसिटी। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये टर्म हम यूज करेंगे। तो बेटा अब मान लीजिए मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन ए इन डेल्टा टी टाइम, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहां पे लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड या फ्लूइड दैट flows through section A in time delta t। तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा M1। हम मास को मान लेते हैं इस तरफ M1। तो M1 जो हो गया बेटा आ गया। इसी तरह से वॉल्यूम यानी कि A1 इंटू V1 डेल्टा टी, A1 इंटू V1 डेल्टा टी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस इंटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है हमारे पास इस तरफ? ρ1। तो ये आ गया बेटा हमारे पास मास ऑफ फ्लूइड जो यहां से एंटर कर रहा है। इसी तरह से मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू सेक्शन बी इन टाइम डेल्टा टी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ मास ऑफ फ्लूइड दैट फ्लोज थ्रू section B
इन टाइम डेल्टा टी। तो इसको हम मान लेते हैं बेटा m2 से लिख लेते हैं इसको। m2 इज इक्वल टू अगेन इस तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू डिस्टेंस इंटू डेंसिटी। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 डिस्टेंस V2 इंटू डेल्टा टी इंटू डेंसिटी ρ2। तो बेटा यहां पे हम कहेंगे अगर मान लीजिए लिक्विड जो है वो हमने कहा इनकम्प्रेसिबल है और इफ देयर इज नो लॉस ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब एंड द फ्लो इज स्टेडी, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या मास कंजर्वेशन, हम यहां पे कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ मास कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना फ्लूइड एंटर करता है पाइप के थ्रू उतना ही लीव भी करना चाहिए। यानी कि ए सेक्शन पे अगर डेल्टा टी में मास m1 एंटर कर रहा है और बी से मास m2 जो है वो लीव कर रहा है, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि मास ऑफ लिक्विड जो है यानी कि m1 इज इक्वल टू m2। तो अब हमारे पास m1 की वैल्यू ये रही, m2 की वैल्यू ये रही, यहां से 1 यहां से 2, यहां से हम m1 और m2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। a1 v1 डेल्टा टी ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी ρ2। तो यहां से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। a1 v1 ρ1 इज इक्वल टू a2 v2 ρ2। ठीक है। अब हमने कहा बेटा कि जो लिक्विड है वो इनकम्प्रेसिबल है। अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो ρ1 है जो वो ρ2 के बराबर होगा। ठीक है। इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, तो हमारे पास ρ1 इज इक्वल टू ρ2, यानी कि हम इसको मान लेते हैं रो के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई वो आ जाएगी बेटा a1 v1 रो इज इक्वल टू a2 v2 रो। तो यहां से आ गया a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। और हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि a v जो है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है बेटा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है वेलोसिटी बढ़ेगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा हुआ तो वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी। इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, कांस्टेंट आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस तरफ से ज्यादा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा वहां से जो फ्लो है लिक्विड का वो कम वेलोसिटी से होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कम हुआ तो वहां से लिक्विड का फ्लो जो है वो ज्यादा वेलोसिटी से होगा। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम बेटा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो यहां से हम कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि लार्जर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन द स्मॉलर विल बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एंड वाइस वर्सा। तो इसी कारण बेटा हमने देखा होगा कि जेट ऑफ फॉलिंग वाटर बिकम्स नैरो एज इट गोज डाउन, और इसी तरह से डीप वाटर जो होते हैं रन्स स्लो, और स्लो वाटर रन्स डीप, ये भी कहा जाता है।
तो होता क्या है बेटा, जैसे जैसे हम डेप्थ की ओर जाते हैं, एज द डेप्थ ऑफ वाटर इन रिवर और स्ट्रीम इंक्रीजेस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अवेलेबल टू द फ्लोइंग वाटर इंक्रीजेस। मान लीजिए यहाँ पे वाटर फ्लो कर रहा है, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है वाटर को फ्लो करने के लिए वो बढ़ता जाता है। तो इसी वजह से ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होने की वजह से जो डीप में जो वाटर होता है वो क्या करता है, स्लोली मूव करता है। इस यहाँ वेलोसिटी कम होती है, जैसे जैसे हम ऊपर आते हैं वेलोसिटी जो है वो बढ़ती रहती है। ये किसके कारण है, ये इन अकॉर्डिंग विद द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जी बेटा, अब हम देखते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पोसेस्ड बाय अ फ्लोइंग फ्लूइड या लिक्विड। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसमें कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी के बारे में। क्योंकि लिक्विड फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, वेलोसिटी है लिक्विड की, तो इसीलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी। काइनेटिक एनर्जी, तो एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द लिक्विड, ये एनर्जी कौन सी होती है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द लिक्विड। ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होती है। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास ऑफ द लिक्विड, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास, तो वो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, वो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर बाय एम, यानी कि हाफ वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, तो यहीं से काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द लिक्विड, जिसको हम वेलोसिटी हेड भी बोल देते हैं, यानी कि वेलोसिटी हेड, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, यहां पे हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम जी, क्योंकि हमने कहा काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, वेट मीन्स एम जी, तो एम से एम गए, यहां पे हमारे पास आ गया वी स्क्वायर बाय 2g। ठीक है। तो ये आ गया बेटा हमारे पास। अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 1/2 एम वी स्क्वायर बाय वॉल्यूम। तो ये आ गया बेटा। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा हाफ डेंसिटी इंटू वी स्क्वायर। तो ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी। अब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी की। तो बेटा व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द लिक्विड, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। तो सेम उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, तो ये हो जाएगी बेटा एम जी एच बाय एम, यानी कि जी एच के बराबर। तो इसी तरह से
अब डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट। वेट किसका? लिक्विड। ठीक है, तो यहां पे वेट ऑफ द लिक्विड वो किसके बराबर हो जाएगी? इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल हेड। पोटेंशियल हेड। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट जो होता है उसको हम पोटेंशियल हेड भी है जो वो बोल देते हैं पोटेंशियल हेड। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? पोटेंशियल हेड यानी कि mgh डिवाइडेड बाय वेट mg। तो ये आ गया हमारे पास ओनली h। तो बेटा इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो किसके बराबर आ जाएगी हमारे पास? mgh बाय वॉल्यूम। अगेन मास पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से m/v क्या आ जाएगा हमारे पास? रो के बराबर। तो यहां पे ये आ गई बेटा रो gh। तो ये आ गया बेटा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम। तो थर्ड है बेटा प्रेशर एनर्जी। नाउ बेटा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज प्रेशर एनर्जी। अब प्रेशर एनर्जी क्या है? एनर्जी ड्यू टू प्रेशर ऑफ द लिक्विड कॉलम। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें लिक्विड है। मान लीजिए यहां तक जो लिक्विड की हाइट है ना वो h है। तो हमें पता है कि अगर किसी कंटेनर में लिक्विड होता है तो वो क्या करता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है सारी दीवारों पे। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक ओपनिंग रख दी। यहाँ पे एक ओपनिंग में मान लीजिए यहाँ पे एक पिस्टन फिट कर दिया हमने। तो ये जो प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये पिस्टन पे भी प्रेशर एक्सर्ट होगा। तो मान लीजिए इस पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जो वो स्मॉल ए है। तो अब क्या होगा? यही वाला प्रेशर यानी कि P इज इक्वल टू रो जी एच। इस केस में h हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। तो यहाँ पे जब ये प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये क्या करेगा? ये पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करेगा। तो अब पिस्टन को इसकी पोजीशन पे रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उतनी ही फोर्स बाहर से अंदर की तरफ लगानी पड़ेगी ताकि ये लिक्विड है जो इस पे जो फोर्स लगा रहा है उसको ये बैलेंस कर सके। तो मान लीजिए हमने इधर से जो फोर्स लगाई F, और F फोर्स लगाने से मान लीजिए लिक्विड है जो पिस्टन है वो X डिस्टेंस मूव किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वर्क करना पड़ा इस पिस्टन को मूव करने के लिए, और मूव इस तरह से करेंगे पिस्टन को स्लोली ताकि ये जो लिक्विड है ना ये एक्सेलरेट ना हो। लिक्विड में जो है इसको लिक्विड पे कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो यहां से हमने फोर्स अप्लाई की। फोर्स अप्लाई करने से x डिस्टेंस जो है मूव किया पिस्टन। तो हमारा वर्क डन कितना हुआ? फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। आप यहाँ पे प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच भी लिख सकते हो। प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस मीन्स x। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है a इंटू एक्स, ये क्या हो गया? ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास P इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, प्रेशर इंटू वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो वर्क है ना ये जो होता है ये प्रेशर एनर्जी की फॉर्म में होता है। ठीक है,
इसको हम ये भी कह सकते हैं, ये जो वर्क डन करना पड़ा इसको अपने ही जो ऊपर लिक्विड है उसके वेट के कारण जो प्रेशर पड़ रहा है ये उसके कारण करना पड़ा। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी ऑफ वॉल्यूम V कितनी होगी, प्रेशर एनर्जी इज इक्वल टू PV, जो हमने कहां से डिराइव की, यहां से डिराइव की। तो प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। अब इसी तरह से प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, PV डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया P। अब ये जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास करने के लिए हम इसी इक्वेशन को P इंटू V को M से डिवाइड कर देंगे। अब मास पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास, तो ये 1 बाय डेंसिटी हो गया, यानी कि P बाय रो हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से बेटा प्रेशर एनर्जी पर यूनिट मास के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, जिसको हम प्रेशर हेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को प्रेशर एनर्जी को P इंटू V को वेट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे PV डिवाइडेड बाय mg। अब यहाँ पे अगेन V बाय m इज इक्वल टू 1 बाय रो, क्योंकि m बाय v इज इक्वल टू रो होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रेशर डिवाइडेड बाय रो इंटू g, विच इज फॉर्मूला फॉर प्रेशर हेड, ठीक है। तो ये होगी बेटा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ लिक्विड। अच्छा, एक और बात, ये जो प्रेशर हेड वैल्यू है ये आप सिंपल वे से भी फाइंड आउट कर सकते हो। हमने कहा P इज इक्वल टू रो जी एच, तो अगर हम यहां से हाइट फाइंड आउट करना चाहें तो वो हो जाएगी प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हैं जो बेटा प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, ये सारी एनर्जीज की जो फॉर्म है हम यूज करने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आने वाला है बर्नौलीज थ्योरम। तो आज के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू।